नमस्कार, मैं हूं पूनम भार्गव और आप सभी का स्वागत करती हूं प्राइम टाइम में। बात सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर ही है, क्योंकि सीपीएस नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। नियुक्तियों के पहले दिन से ये कहा जा रहा है कि नवनियुक्त मुख्य संसदीय सचिवों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, बावजूद इसके कि ये नियुक्तियां विवाद का विषय हैं। प्रदेश राजनीति का एक वर्ग खुश भी है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दलेरी दिखाते हुए प्रयास तो किया कि मृत्यु पड़ी सीपीएस संस्था को पुनः जिंदा किया जाए। और देखा जाए तो सीमित मंत्रिमंडल विधेयक के पारित होने के बाद किसी भी प्रदेश में सरकार का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को इसका संतुलन बनाए रखने के लिए सीपीएस की नियुक्तियां एक अहम कड़ी रही हैं। लेकिन 2005 में हिमाचल उच्च न्यायालय के इन नियुक्तियों के खिलाफ दिए गए आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह को नियुक्तियां हटानी पड़ी थी, सीपीएस की नियुक्तियां हटानी पड़ी थी। और परिणाम यह निकला था कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जो कि उस समय सीपीएस थे, उन्हें भी अपने पद से हटना पड़ा था। आपको बताते चलें कि सीमित मंत्रिमंडल विधेयक की भावना को बरकरार रखा गया है। देश में ऐसा कहीं भी नहीं है। कानूनी खामियों के चलते राजनेता विभिन्न नियुक्तियों के लिए रास्ता शुरुआत से ही निकाल लेते हैं। और उदाहरण है 2005 में जब सीमित मंत्रिमंडल को लेकर 95th यानी कि 95वां संशोधन किया गया, तो उसके बाद से राजनेताओं ने कैबिनेट स्तर के सलाहकारों एवं विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्तियां की। और इस विधेयक के गठन के बाद हिमाचल प्रदेश में चाहे फिर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सरकार रही हो, या फिर प्रेम कुमार धूमल की रही हो, या बीजेपी के जयराम ठाकुर की क्यों ना रही हो, सब ने अपने कार्यालय में राजनीतिक सलाहकारों सहित अन्य स्तर पर, कैबिनेट स्तर पर नियुक्तियां जारी रखी। और इस क्रम में वर्तमान में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ये क्रम जारी रखा है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल तो नहीं किया गया, लेकिन उनकी नियुक्तियां अनुसार उन्हें मंत्री स्तर की तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें गाड़ी, बंगला, कार्यालय सहित तमाम स्टाफ और सुरक्षा कर्मी उपलब्ध है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या सीमित मंत्रिमंडल विधेयक की अनुपालना गंभीरता से हो रही है। सवाल यह भी है कि क्या हिमाचल जैसे छोटे राज्य की भौगोलिक, राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए सीमित मंत्रिमंडल विधेयक लागू किया जाना चाहिए। इसको लेकर हमारे साथ स्थानीय संपादक विजय पुरी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस खास शो प्राइम टाइम में। धन्यवाद पूनम जी, मेरा सवाल यही है, क्योंकि लगातार हम बात सीपीएस की और इनकी नियुक्तियों को लेकर कर रहे हैं, तो सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि सीपीएस की जो नियुक्तियां की जा रही हैं ये जायज है और संवैधानिक है? देखिए पूनम, 2005 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने जी। एक याचिका के तहत यह निर्णय सुनाया था कि सीपीएस की नियुक्तियां जो है वो अवैध तौर पर की गई हैं। जी। उसका कारण ये नहीं था कि सीपीएस की नियुक्तियों को उस समय हाईकोर्ट ने अवैध इसलिए बताया था क्योंकि ये कानूनन रूप से ये जायज नहीं है। जी। इसका कारण ये था कि कुछ खामियां रह गई थी और उन खामियों को दूर करने के लिए, उसके लिए बजट का प्रावधान करवाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय में ही एक और बिल लाया गया था, जिसके तहत सीपीएस की नियुक्तियों के लिए रास्ता खोल दिया गया था। लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय को देखते हुए उसके बाद जो भी सरकारें आई 2005 के बाद से लेकर अब तक, जो भी सरकार आई उसने सीपीएस की नियुक्तियां नहीं की, यह देखते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया था। इस संबंध में एक याचिका जो है अभी भी हाई कोर्ट में चल रही है, और आजकल क्योंकि छुट्टियां हैं तो छुट्टियों के बाद शायद उसकी सुनवाई हो सकती है और सीपीएस का मामला जो है एक बार फिर अदालत से बाहर खुल सकता है। जी जी, देखा जाए तो फिर जयराम ठाकुर का आरोप है कि उन्होंने अपने समय पे सीपीएस की नियुक्तियां नहीं की थी। हालांकि कांग्रेस लगातार, जब भी उनका कांग्रेस का कार्यकाल रहता है या कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनती है, कई सारे सीपीएस उस समय नियुक्त किए जाते हैं। जी, मैं ये कहूंगा कि पिछले 15 सालों में सीपीएस की नियुक्तियां नहीं हुई हैं, और उसमें वीरभद्र सिंह की सरकार भी शामिल है। जब वो पुनः सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी ये नियुक्तियां नहीं की, और पिछली सरकार ने भी नहीं की।
ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि सीपीएस की नियुक्तियां यदि करी जाती हैं तो ये फिजूल खर्ची हो सकती है। हम्म। लेकिन यहाँ मंथन इस बात के लिए करना होगा कि क्या हिमाचल जैसे छोटे से राज्य के लिए जी। ये सीमित मंत्रिमंडल विधेयक की अनुपालना सही है? अ, आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है जी और बिल्कुल। गुजरात भी ऐसे बड़े राज्यों में आता है, और देश के कई राज्य हैं जहां 200, 250, 250 हम्म। सीटें हैं। और अगर सीमित मंत्रिमंडल विधेयक के तहत देखा जाए तो 15% चुने गए विधायकों में से जी जी, जो 15 कानूनी प्रोविजन है। 15% तक जो है वो हम्म। मंत्री बनाए जा सकते हैं। जी। और छोटे राज्य के लिए इसकी सीमा, अधिकतम सीमा जो है वो हम्म। 12 है। जी। तो हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए 12 सदस्य अगर मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, तो वो प्रत्येक क्षेत्र को अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते। हम्म। मैं उदाहरण के तौर पर 12 जिले हैं जी। और 12 ही मंत्री, मुख्यमंत्री सहित 12 ही मंत्री हैं। हर जिला ये चाहता है, किसी भी सरकार से अपेक्षा की जाती है हम्म। कि उसके जिले से भी एक मंत्री जी, एक मंत्रिमंडल में मंत्री शामिल। होना चाहिए। तो जी। जब 12 ही मंत्री हैं कुल मिला-जुलाकर, तो 12 जिलों में से कई जिले ऐसे हैं, जैसे अब हम्म। किन्नौर और लाहौल स्पीति हम्म। जो है, क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो बहुत बड़े हैं। वो सबसे बड़ा जिला जो है लाहौल स्पीति है। जी। लेकिन वहाँ पर विधायक की सीट सिर्फ एक ही है। हम्म। इसी तरह से कांगड़ा जो है वो लाहौल स्पीति के मुकाबले क्षेत्रफल में छोटा है, जी। लेकिन वहाँ विधायकों की संख्या जो है वो 15 है। हम्म। तो जिस प्रदेश से, जिस राज्य से, जिस जिले से 15 लोग आएंगे, जी। तो 15 लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वहां से 2-3 मंत्री कम से कम होने चाहिए। हाँ, हम्म। अभी वर्तमान मंत्रिमंडल में एक ही मंत्री है। शायद ये सीमित मंत्रिमंडल विधेयक का ही परिणाम जी। है कि अभी एक ही मंत्री है। जी। शायद जल्दी ही होने वाले विस्तार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा से और मंत्रियों को शामिल कर जी, सकते हैं। जल्द ही पर जल्द ही और वर्तमान मंत्रियों की नियुक्ति हो सकती है। सर, जी, इसी जी। के साथ ही मेरा दूसरा सवाल है, लगातार हम इसी विधेयक पे बात कर रहे हैं, सीमित मंत्रिमंडल विधेयक की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि आप इस मतलब सीपीएस की नियुक्तियां करें? क्या इस विधेयक को मानते हुए इसके कानूनी रूप, अगर इसकी पालना की जाए, जो भी इसके नियम है, उसके बिना भी संतुलन व्यवस्था बनाई रखी जा सकती है? देखिए, जब से सीमित मंत्रिमंडल विधेयक आया है, हम्म। उसके बाद से मंत्रियों की श्रेणी की कई संस्थाएं जो हैं वो समाप्त हो गई हैं। हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। मैं जी। आपको बताऊं कि पहले जब सीमित मंत्रिमंडल विधेयक नहीं था, तो हम्म। मंत्रिमंडल का गठन तो मंत्री तो बनते ही थे। हम्म। उसके बाद राज्य मंत्रियों का एक और दर्जा होता था, एक और श्रेणी होती थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और जी। राज्य मंत्री के बाद एक श्रेणी और होती थी, उप मंत्री। हम्म। सीमित मंत्रिमंडल विधेयक बनने के बाद राज्य मंत्री और उप मंत्रियों की श्रेणी तो बिल्कुल खत्म हो गई। ये संस्था ही खत्म हो गई है हिमाचल जैसे छोटे राज्य के लिए। जी। तो अब सीपीएस की नियुक्तियां इसलिए आवश्यक है, मैं ये व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं कि हम्म। सीपीएस की नियुक्तियां इसलिए आवश्यक है कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया जा सके। जी। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का यही प्रयास था कि कुल्लू जिले से, जैसे अभी कोई मंत्री शामिल नहीं किया गया है, जी। तो वहां से संसदीय सचिव, मुख्य संसदीय सचिव नियुक्त जी। कर दिया जी। गया। ऐसे ही प्रदेश के अन्य भागों, अन्य अन्य क्षेत्रों से उन विधानसभा क्षेत्र के हम्म। मतदाताओं को संतुष्ट करने के लिए और वहां की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जी, पर अब सवाल सवाल यही है सर, विवाद यही जुड़ा हुआ है कि सीपीएस की नियुक्तियां हैं, चलिए ठीक है, पर जब सीपीएस की नियुक्तियां होती हैं, जो सुख सुविधाएं दी जाती हैं, जो खर्चा किया जाता है, क्योंकि एक मंत्री के स्तर की सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, तो उसका बजट कहां से आएगा? वो जो खर्चा होता है, वो खर्चा कहां से आएगा? क्योंकि अगर हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल पे पहले से ही 75,000 करोड़ तक का कर्जा है, तकरीबन 75,000। उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने गारंटियां दी है, और हाल ही में जो गारंटी 300 बिजली यूनिट मुफ्त करने की है, अगर उसका आकलन देखा जाए तो वो भी 30 करोड़ का बन रहा है। तो सवाल यही है कि सीपीएस की नियुक्तियां तो ठीक है, पर सीपीएस की नियुक्तियां को आगे कार्यभार संभालने के लिए जब
जब नियुक्ति पर कार्यभार संभालता है कोई व्यक्ति, उस पर खर्चा किया जाता है, वो खर्चा कहाँ से आए? देखिए, जहाँ तक तो खर्चे का प्रश्न है, तो वहाँ मैं आपको ये कहूँगा कि सरकार को किसी भी मद से सीपीएस के लिए संसाधनों की तलाश करनी होगी और बजट का प्रावधान करना जी। होगा। जी। लेकिन मैं आपको ये भी कहूँ कि सीपीएस जो है वो उनके खर्चे मंत्रियों की तरह नहीं होते हैं। हम्म। कार्यालय का प्रबंध किया जाता है, कार्यालय में 2-3 लोग उनको स्टाफ के लिए दिए जाते हैं। हम्म। उनकी जो कार है उसके ऊपर झंडी नहीं होती है। जी। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी कहूँ कि सीपीएस जो है वो किसी भी सरकारी फाइल को जी। पर व्यक्तिगत तौर पर निर्णय नहीं ले सकते। हम्म। उन्हें वो फाइल देख सकते हैं, उस पर उसको उसको अपने विचार करते हुए उसको आगे विचार करने के लिए संबंधित मंत्री जिसके साथ वो अटैच है या फिर जी। मंत्री जिसके साथ वो अटैच है, हम्म। उसको भेजते हैं और अंतिम निर्णय जो है वो मंत्रियों का ही होता है। हम्म। तो मैं ये कहूँगा कि सीपीएस की जो नियुक्तियां हैं वर्तमान में, जो मैं कह सकता हूँ, जी। वो नियुक्तियां सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर है कि वो क्षेत्रीय जो है संतुलन बनाए और अपने क्षेत्र के लोगों को संतुष्ट जी। कर सके। इस सरकार की छवि जो है वो उभरती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने और ये तमाम जानकारियां, अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। जी शुक्रिया। जी, तो इसी के साथ ही आपको बता दें कि 2005 में इस सीपीएस की नियुक्तियों को लेकर मामला कोर्ट तक जाता है, पीआईएल दायर की जाती है। देशबंधु सूद जो कि समाज सेवी हैं, लगातार इस क्षेत्र में काम करते आए हैं, इनके द्वारा ये पीआईएल दायर की जाती है। उनसे भी हमारी तमाम बातचीत रहेंगी। सवाल यही रहेंगे कि सीपीएस की नियुक्तियां क्या कानूनी रूप से सही है, क्या कानूनी प्रोविजन के अकॉर्डिंग है, क्या इसको कानून मान्यता देती है? अगर हाँ, और सीपीएस की नियुक्ति के बाद फिर भी समाज पर और जनता पर और सरकार के बजट पे इसका कितना असर रहता है? तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देशबंधु सूद जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस क्षेत्र में एक्सपर्ट रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। आपका स्वागत है देशबंधु सूद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, सवाल तो मेरा पहला यही है कि 2005 में कोर्ट जाते हैं तो वहां पर कोर्ट के आदेश भी आते हैं, जिसके बाद उस समय सरकार थी वीरभद्र की और उस समय भी सीपीएस पे जितने भी नियुक्त व्यक्ति थे उनको उन नियुक्तियों को हटाया जाता है, उन पद को बर्खास्त किया जाता है। पर अब फिर से सीपीएस की नियुक्तियां की गई हैं, 6 सीपीएस नियुक्त किए गए हैं कांग्रेस की सरकार में। स्थिति को कैसे देखते हैं आप? ये सिर्फ जो मैं समझ रहा हूँ कि देखिए, जैसे हमारे मिनिस्टर जितने हैं वो प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर भी कहते रहे स्टेट जो है क्या नाम कर्जे के अंदर डूबी हुई है। आज भी ये जो नए मिनिस्टर बने इनमें भी कि स्टेट जो है 75,000 करोड़ के कर्जे के अंदर डूबी हुई है। और ये सिर्फ स्टेट को कर्जे के डुबाने के लिए ही और सिर्फ अपने आप को, अपनी ईगो और अपने स्टेटस को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, कुछ नाराज लोग जो पार्टी के अंदर होते हैं उनको एडजस्ट करने के लिए पब्लिक को हरास करने, पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर ये नजायज खर्चा डालने का एक प्रोसीजर है। और ये एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है 75,000 करोड़ रुपए के हम कर्जे के अंदर हैं, दूसरी तरफ ये इस तरीके से खर्चे कर रहे हैं, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? ओपीएस इन्होंने बहाल कर दी है, तो इसका मतलब समाज का एक तबका, तो अगर ये कुछ चीजों को इस तरीके से करेंगे तो समाज का एक तबका जो है, जो हिमाचली है, वो कहीं ना कहीं तो वो भी पिसेगा ना, वो पैसा तो कहीं ना कहीं से गिर भी रख के आएगा स्टेट। जी, बड़ा सवाल यही है कि मिनिस्ट्री के खुद मंत्री, जो सरकार के खुद मंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं, कई बार कहा है कि सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सरकार पर 75,000 करोड़ का कर्ज जो अभी भी हिमाचल सरकार पर है, उसके बाद ओपीएस बहाल कर देना और सीपीएस अपॉइंट करना। तो क्या माना जाए कि सीपीएस की जरूरत क्या वाकई ही होती है? क्या मिनिस्ट्री पे इतना काम का दबाव रहता है या सीपीएस नियुक्त करने पड़ते हैं? नहीं, तो ये कोई दबाव नहीं रहता है। ये सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए कि डिफेक्शन ना हो या इधर उधर ना आ जाए, उनको खुश करने के लिए एक तरीका है। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इनको अलाउ करता है ना कुछ है, पर ये है आज की डेट में मैं आपसे बताऊं कि ये सबसे बड़ा ये है कि इसमें अपोजिशन भी मिली होती है। आज अपोजिशन का किसी लीडर ने भी इस चीज का विरोध नहीं किया, जबकि अपोजिशन के टाइम में ही ये चीजें हुई थी। अपोजिशन भी अपने आप में कहीं ना कहीं अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए पिछली गवर्नमेंट ने इन्होंने मुख्य सचेतक और सचेतक बनाए थे, इन्होंने ये दोबारा से। और आज की डेट में सबसे हैरानगी वाली बात है कि स्टेट के अंदर मिनिस्टरों की
अपॉइंटमेंट बाद में होती है और सीपीएस की अपॉइंटमेंट पहले होती है, तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ये इनके अपने अंदर ही जो है ये अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। इनको यानी कि आप कहना चाहते हैं कि चाहे विपक्ष हो या सरकार में जो राजनेता हो, वो दोनों ही अंदर खाते मिले होते हैं। अपनी तनख्वाह बढ़ानी होती है, कभी वॉकआउट नहीं करेंगे। और ये जो वॉकआउट का ये अभी भी जो असेंबली में मैं तो यहाँ देख रहा था, सुन रहा था कि अभी विधानसभा में भी जो बीजेपी ने वॉकआउट किया, यही प्रोसीजर कांग्रेस बीजेपी रिजीम में करती थी और यही अब ये बीजेपी वाले कांग्रेस रिजीम में कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आईवाश है, एक समाज का वो तबका है जो अपने आप को राज सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जी, पर देखा जाए तो कोर्ट का फैसला भी आ जाता है 2005 में कि सीपीएस को तत्कालीन प्रभाव से हटा दिया जाए, पर उसके बाद कोर्ट के फैसले के बाद अगेंस्ट जाना और सीपीएस की नियुक्ति करना कितना वैलिड मानते हैं आप? ये अपोजिशन की और पब्लिक की कमजोरी है ना जी, क्योंकि जब अपोजिशन ही इन इश्यूज को नहीं उठाएगी, इन चीजों पे नहीं करेगी और खुद अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व कर लेगी, तो ये क्योंकि उसके बाद देखिए ना, एडवोकेट जनरल जो है वो सरकार के बनते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल सरकार के बनते हैं। तो अगर कोई आम आदमी इस चीज को उठाना भी चाहता है तो वो बात वहां पे जाके दब जाती है और ये कोई ना कोई उसमें विधानसभा के अंदर या उसके अंदर करके ये अपना लकूना कोई ना कोई निकाल देते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी कई जजमेंट्स में ऐसा है कि अगर कोई भी कानून या कोई भी अमेंडमेंट जो है कानून के लकूने के अंदर की जाती है, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। और उसमें ऐसा है कि अब आज की डेट में अगर मैं दोबारा जाना चाहूँ तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल होगा सरकारी होगा, हाई कोर्ट के जज जो है वो सवाल करेंगे तो वो डेट पड़ जाएगी, उसमें टाइम निकल जाएगा, तो 5 साल निकल जाते हैं इस तरीके से। जी। तो वैसे भी देखा जाए तो कई और राज्यों में सीपीएस को लेकर कई बार कोर्ट का रुख किया गया है। फिलहाल अगर मेरा सवाल ये है कि कानूनी प्रोविजन देखा जाए तो सीपीएस को लेकर कानूनी प्रोविजन क्या है सर? कानूनी प्रोविजन कोई नहीं है, ये सिर्फ अपनी एडजस्टमेंट्स है, उसको एक नाम ये देके कि पर ये शो करके कि ये मिनिस्टर की हेल्प करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये उसको वो करेंगे। अदरवाइज ये एक तरीके से, और मगर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ कि प्रेजेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में है, दे कैन बी कॉल्ड minister to minister to address the criminals in the state. So either it is Himachal, Chhattisgarh, Punjab, or whatsoever states that if they directly the minister cannot do that, the same work can be done by the CPS, the CPS and PS. जी, पर अगर इसका पॉजिटिव साइड देखा जाए, क्योंकि सीपीएस की नियुक्ति से पहले यही कहा जाता है कि सीपीएस जो अपॉइंट होगा वो मिनिस्टर का हाथ बटाएगा, तो क्या ये एक पॉजिटिव या सकारात्मक राह पे भी हो सकता है कि क्या हम माने कि वाकई अगर सीपीएस अपॉइंट होता है इतना वर्कलोड है कि वो मिनिस्टर की हेल्प करके जनता और उस राज्य को तरक्की की ओर ले जाए? नहीं, गलत, ये गलत है। अगर मिनिस्टर का हाथ बटाना हो तो उसके लिए तो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, एचएएस ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरिएट में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको भी उसको भी तो इनसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो हेल्प का मतलब तो ये है ना कि हेल्प कोई इनकी फाइलें उठा के अंदर ले जाने या अंदर से बाहर लाने का काम थोड़ी ये करते हैं। जी, मतलब ये माना जाए कि सीपीएस फजूली खर्ची है। बिल्कुल 105%. It is to enjoy the facilities by the government and the burden on a government etc. जी, तो ये खर्चा कहाँ से निकाला जाएगा, क्योंकि अभी तक सीपीएस बनते रहे हैं, इस बार सरकार की तरफ से भी सीपीएस बनाए गए हैं, तो ये खर्चा कैसे निकाला जा सकता है और जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? मैडम, जनता पे जो भी आज तक पड़ेगा या कल को पड़ेगा वो जनता भी पड़ेगा। इसके साथ ही है कि सीपीएस के साथ अगर और कई चीजें जोड़ जाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी बहस का हो जाएगा। पर फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि सीपीएस और ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब मिनिस्टर है तो सीपीएस की क्या जरूरत है, और जब है ना, और जब सीपीएस से एक एक्स्ट्रा उसमें एंजॉय कर रहे हैं, फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं जी, उसका उसी पैसे को बचा के कहीं हम डेवलपमेंट पे लगाएं तो स्टेट ज्यादा डेवलप हो सकती है। और ये सिर्फ जैसे सेंट्रल, क्योंकि हिमाचल में मैं आपको एक और बात बता दूं, हिमाचल में अपना रेवेन्यू जनरेशन कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी है हमारे सेंटर से आता है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर, मतलब हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोई भी सब्सिडीज आती हैं, जैसे स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इसमें ये कुछ लोगों को ओब्लाइज करने के लिए ये सीपीएस भी यही काम करेंगे कि इसको दे दो, और वो इस तरीके से ये चाहे
मेटल प्रोजेक्ट्स हैं या चाहे कुछ है, चाहे सीमेंट है, ये जी। सीपीएस जो है दे विल वर्क एज ए लाइजन इन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट और सो कॉल्ड बिल्डर एंड जी। कंट्रैक्टर्स। आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाजत।